अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है, जिसके बारे में अभी हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के नाम से पढ़कर आए हैं। ये उसी परिवार का एक प्यारा सा सदस्य है मेरे भाइयों। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा रहा हूं। सारे बच्चे पहले डेफिनेशन को ध्यान से समझने का काम करेंगे। ठीक है, ओके फाइन लेडीज एंड लेडीज। ठीक है, तो अब आप इस पर थोड़ी सी ध्यान से मेहनत करने का काम करेंगे। ठीक है गाइज, पहले इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रेफर्स टू द नाउन और pronoun which is used before it। बाबू इसकी डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़कर जरा यस सर कह दीजिएगा। इस डेफिनेशन को एक बार ध्यान से लिखने का काम करेंगे, फटाफट से पढ़कर देखेंगे बेटा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो बताता है अपने से नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो उससे पहले यूज हुआ है। ठीक है ना, अब इसका मतलब हमें क्या समझ आया मेरे भाई? चलो इसकी ना सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं हम। ठीक है, बड़े प्यार से इसको समझने का काम करना। एक वाक्य यहां लिखा है मेरे भाई आपके लिए मैंने। ठीक है, और भाई एक वाक्य हम इसके ठीक बाद चिपका दे रहे हैं। ये लगा दिया भाई दूसरा वाक्य। ठीक है ना जी, दो अलग अलग वाक्य हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम कर रहा होता है बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या बोलने वाले हैं अब हम, ध्यान दीजिएगा बेटा। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो दो वाक्यों के बीच में आता है। कहाँ आता है? दो वाक्यों के बीच में आता है, एग्जैक्टली। ठीक है ना जी, और ये बताने का क्या काम कर रहा होता है बेटा? ये रिलेट करने का काम कर रहा है अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ठीक है जी, अब इसी नाउन या प्रोनाउन को हम एक नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं? एंटीसीडेंट के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट को हिंदी में हम कहते हैं पूर्व पद। समझ रहे? इसका मतलब होता है जो शब्द पहले आए। पूर्व पद का मतलब पहले आए, एंटीसीडेंट का मतलब जो शब्द पहले आए। ठीक है जी, ओके। हिंदी में इसी को हम कहते हैं क्या चीज? पूर्व पद। ठीक है जी, तो रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, जिसकी जानकारी आगे बताई जाती है। समझ रहे? इसी एंटीसीडेंट की जानकारी आगे बताई जाती है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? इंफॉर्मेशन। क्या कह देते हैं? इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन किसकी है? इस नाउन या प्रोनाउन की। इस नाउन या प्रोनाउन के साथ इस इंफॉर्मेशन को जोड़ने वाले शब्द को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसीलिए इस शब्द का एक नाम तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि जोड़ने का ये काम करता है। इसीलिए कभी कभी ये रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए किस नाम से जाना जाता है बेटा? रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, अब देखो एक नई चीज और हमें यहां से पता चलती है मेरे बच्चों, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन यहां से लेकर यहां तक इस पूरी इंफॉर्मेशन को बताता है, इसलिए इसी चीज को हम रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी। ठीक है जी, आप लोगों के साथ थोड़ा सा ये जो आपने डायग्राम बनाया है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया समझने के लिए, बहुत आसान है। एक बार समझाऊंगा ना ये बात तो दिल पे जब जाएगी, देखो अभी समझ आ जाएगी मेरे बच्चों। देखो दो वाक्य आपके सामने मैं लिख रहा हूं, बहुत प्यार से समझने का काम करेंगे। ठीक है, मैंने दो वाक्य आपके सामने लिखा है। ठीक है ना, मैंने लिखा अंजलि सो राहुल फुल स्टॉप ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है बेटा, ये दो वाक्य हमारे सामने हैं। बड़े ध्यान से समझने का काम करेंगे बेटा, ये दो वाक्य हमारे सामने हैं। ओके भाई, अब ध्यान से समझो मेरे बच्चों, पहले बात को समझो, जल्दबाजी की बात नहीं है। मैं अगर इन लिखे हुए दोनों अलग अलग वाक्यों को देखूं अपने को फर्क नहीं है, लेकिन अगर मेरे प्यारे छोटे भाइयों मैं अगर ध्यान से देखने का काम करूं, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है ना, यानी कि इसी को मैं एक क्लॉज कह सकता हूं। ठीक है जी, और दोस्तों यहां से लेकर यहां तक हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, यानी कि इसी को मैं क्लॉज टू कह सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं, हाँ कि नहीं? अब आप कहोगे सर मैं इस ही की बात जो यहां पर कह रहा हूं, ये ही अपने आप में है तो है कौन? आप कहोगे सर ये ही अपने आप में राहुल ही तो है। राहुल, अंजलि, तुम नहीं समझोगी। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, मिटा दूंगा, पढ़ाई कर लो नहीं तो चाटा खाओगे। ठीक है, समझे भाई? तो ये ही किसके लिए यूज हुआ है? इस राहुल के लिए यूज हुआ है कि नहीं? इस लिखी हुई वर्ब का ये क्या है? आप कहोगे सर सब्जेक्टिव केस है। हाँ कि नहीं? इस लिखी हुई वर्ब का ये क्या है? आप कहोगे सर सब्जेक्टिव केस है। हाँ कि नहीं? मैं अगर चाहूं तो इन लिखे हुए दोनों के दोनों सेंटेंसेस को अब यहां पर जोड़ सकता हूं, और जोड़कर क्या लिख सकता हूं? मैं सेंटेंस लिख सकता हूं आप लोगों के लिए, अंजलि सौ राहुल हु। अब हु क्यों लिखा हम लोगों ने? पहली बात तो हु इंसान के लिए यूज होता है, ये इंसान इसका एंटीसीडेंट हो गया है। आगे लिखा हुआ था क्या चीज? वर्ब, तो वर्ब सब्जेक्टिव केस हो गया है कि नहीं? बाकी का वाक्य पूरा का पूरा। बाबू बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? हाँ है ना?
अब यहीं से तो हमें ये बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ इस लिखे हुए हु के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हु अपने आप में क्या काम कर रहा है सर? रिलेट करने का काम कर रहा है राहुल से, राहुल के बारे में जानकारी दी, राहुल खेल रहा था फुटबॉल। ये हु अपने आप में दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। अब मैं अगर पूछूं यहाँ हु से लेकर फुटबॉल तक ये क्या है, आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है तो रिलेटिव क्लॉज हो गया सर जी। क्या दिक्कत हो गई? कोई भी दिक्कत नहीं। मेरी भाई बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है जी, हाँ कि नहीं? बेटा हम लोगों ने यहाँ इस ही को हटाकर ही तो इसके लिए यहाँ पर हु लिखा। फिर से समझो, ये दोनों वाक्य अलग अलग थे, ठीक है। अब इन दोनों वाक्यों को आपस में हम जोड़ने का काम करेंगे, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, उसी को हम रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। हम लोगों ने इस ही के बारे में ध्यान से देखा तो हमें क्या समझ में आया? सर ही इंसान का नाम है और सब्जेक्टिव केस है। इंसान के नाम के लिए और सब्जेक्टिव केस के लिए हमने हु के साथ जोड़ दिया। समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? तो ये बड़ी मजेदार बात हो गई भाई, ठीक है। अब आओ बेटा इस बारे में गहराई से समझना काम करते हैं। ये तो मैं इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था, अभी तो मैं गहराई से समझाना शुरू करूंगा मेरे भाई। आओ मेरे भाइयों, सबसे पहली लड़ाई लड़ाते हैं आप लोगों को हु और हुम के बीच। सबसे पहली लड़ाई, ठीक है ना जी, इन दोनों के बीच लड़ाई करवाते हैं। आजो भाई। पास रह के भी थी दूरी, जाने कैसी थी मजबूरी, वक्त वो भी अजीब था जब तू मेरे करीब था। आई नो करण, ही इज माई फ्रेंड। आपस में जोड़कर दिखाओ, ट्राई करके दिखाएंगे, फटाफट से मेहनत करेंगे। चलिए चलिए। पेन का मतलब होता है बेटा खिड़की का शीशा। कार पेन का मतलब अब क्या समझ में आ गया बेटा? ठीक है, कार पेन का मतलब हमें ये समझ में आता है भाई। तो आप ये कहेंगे सर कार पेन का मतलब हमें समझ में आता है गाड़ी का शीशा। ठीक है जी, ओके भाई। खो गई तू ये किस जहां में, मैं यहां हूं देख तो जरा। रिस्पेक्टेड हिम फॉर यूलिसिस। बनाओ बेटा इन क्वेश्चंस को, बनाओ फटाफट से। इन सेंटेंसेस को आपस में हमें जोड़ना सीखना है, ठीक है। इन सेंटेंसेस को आपस में हमें जोड़ना सीखना है। जोड़ने की टेक्निक मैं आप लोगों के सामने यहां पर पहले एक बार दोहरा देता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। दोनों बातों को ध्यान से हम समझने का काम करेंगे। देखो बेटा, हु की अगर हम बात करें, हुम की अगर हम बात करें, देखो हम लोग इस हुम और हु के बारे में ये जानते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस के लिए, ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ ना? ये शब्द भी पर्सन को बताने का काम कर रहा है और ये शब्द भी किसके बता रहा है? पर्सन को बताने का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पढ़े हैं भाई, लेकिन ये हमने पढ़े हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, जहां पर इनका अर्थ कौन, किसे, ऐसे अर्थ निकलते हैं। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान रखना इस प्यारी सी बात का, जब रिलेटिव प्रोनाउन के परिवार में ये जुड़ते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन के परिवार में इसका अर्थ निकलकर आता है क्या चीज? जो, ठीक है, इसका अर्थ निकलकर आता है जिसे या फिर जिसको। ठीक है भाई। अब मेरे बच्चों मैं आप लोगों को तरीका समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझने का काम करेंगे। देखो बाबू, पहला वाक्य लिखा है हमारे सामने, क्या? मैं करण को जानता हूं, वह मेरा दोस्त है। दोनों वाक्य अलग अलग हैं, मैं इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फाइन। मैं जिस करण के बारे में बात कर रहा हूं वो पर्सन है कि नहीं? उसी के लिए ही यूज हुआ है। मैं अगर इस ही को यहां हटाकर इस वाक्य के साथ अगर यहां हु लगा दूं, क्यों? क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस को हटाने के लिए ये सब्जेक्टिव केस हो गया, तो ये अपने आप में बिल्कुल सही हो गया है। ये अपने आप में बिल्कुल सही हो गया है। बात समझे कि नहीं समझे भाई? दो अलग अलग वाक्यों को आपस में हम हु के साथ जोड़ सकते हैं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बन गया? मैं जानता हूं करण को जो है मेरा दोस्त। करेक्ट है भाई, हाँ कि नहीं? सवाल नंबर 2 को जोड़ने का काम करते हैं। देखो ध्यान से, शिखा विल गाइड अ बॉय, ही कैन डू दिस वर्क। मैं जिस बॉय की यहां पर बात कर रहा हूं उसी के लिए ही यूज हुआ है, वो इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्टिव केस है। आप यहां से इस ही को हटाकर इस वाक्य को जोड़ने के लिए हु का प्रयोग करेंगे। क्यों? हु इंसान को, नेम ऑफ अ पर्सन के बारे में बता रहा है और सब्जेक्टिव केस है इस कैन का, यानी कि वर्ब का। ठीक है भाई लोग, ठीक है भाई लोग, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 3 पे आ जाओ। शी पनिश्ड अ बॉय, ही ब्रोक द कार पेन। ठीक है ना जी, उसने पनिश किया एक लड़के को, उसने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। मैं जिस बॉय की यहाँ बात कर रहा हूँ उसी के लिए यहाँ ही यूज हुआ है। ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, इस वर्ब का सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करने के लिए हम हु का यूज कर देंगे। कोई भी बात मुश्किल नहीं भाई, ठीक है भाई, इजी है। ए तानी पार्टनर, बढ़िया हो रहा है सवाल। अभी सवाल में आ जाओ भाई। टेनिसन वॉज अ पोइट, द ब्रिटिश रिस्पेक्टेड हिम फॉर यूलिसिस। ठीक है जी, जिस हिम की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो ये पोइट है।
ये इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस है, हटा के ऑब्जेक्टिव केस के लिए मैं यहां पर हुम लिख सकता हूं, आंसर बन गया। टेनिसन था एक पोएट जिसे ब्रिटिश के लोगों ने इज्जत दी, किसके लिए भाई? यूलिसिस के लिए। यूलिसिस उसकी अपनी क्या थी? एक बहुत बड़ी पोयम थी। पहले इस सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके दिखाओ बेटा फटाफट से। दो बेसिक सवाल दे रहा हूं, बिल्कुल दो बेसिक सवाल दे रहा हूं आपको। का मतलब होता है डांटना, ठीक है? स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना, ठीक है ना? दो सवाल आपके सामने लिखे, दोनों में हु और हुम को फिट कर लो मोहब्बत की। अब देखो आपके लिए इतना आसान हो गया क्वेश्चन का आंसर बनाना। आप कहेंगे देखो सर यहां भी पर्सन है, यहां भी पर्सन है, इसको देखो ध्यान से। एंटीसीडेंट को पहले पहचानो, ये भी इंसान के लिए यूज हुआ है, ये भी इंसान के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना? यहां हमारे पास इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? गेस्ट्स। अगर सब्जेक्ट ये है तो यानी कि यहां सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, यहां हम हुम लगा देंगे, ठीक है? यहां हमारे पास इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है तो ये सब्जेक्टिव केस हु के साथ लगा देंगे। बहुत आसान था, बात समझ में आ गई? करेक्ट हो गया, हाँ कि नहीं? अब इसी के बेसिस पर पहले मैं आपके सामने ना कुछ ट्रिक्स लिख देता हूं। पहले इसी के बेसिस पर आप लोगों के लिए ना मैं पहले कुछ ट्रिक्स लिख दे रहा हूं, आप थोड़ी सी ट्रिक्स पर फोकस कीजिएगा, ठीक है भाई? आप मेरे बच्चों पहले थोड़ी सी ट्रिक्स पर फोकस कीजिएगा। अब पहले ट्रिक्स 5-6 लिख दूं ना, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए हमारे, उसके बाद फिर आगे चलने का मजा आ जाएगा, ठीक है? देखो बेटा सबसे पहली ट्रिक हमें ये समझ में आई कि अगर लिखे हुए दो सेंटेंसेस के ठीक बीच, अगर लिखे हुए दो सेंटेंसेस के ठीक बीच हमें हु का प्रयोग करना है, जिसका हिंदी में अर्थ निकल कर आता है जो, तो मेरे बच्चों इस लिखे हुए हु से ठीक पहले हम लोगों को एंटीसीडेंट में चाहिएगा नेम ऑफ अ पर्सन लिखा हुआ, और इस हु के ठीक बाद हम लोगों को लिखी हुई चाहिएगी वर्ब। अब ये वर्ब अपने आप में हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, दोनों हो, अपन को इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हो गई हमारी सबसे पहली बात, ठीक है भाई? हाँ कि नहीं? अब मेरे बच्चे इसी का दूसरा नियम क्या समझ आया मेरे बच्चों? दूसरा नियम समझ आया क्या? हम दोनों वाक्यों में हुम का प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ या तो जिसे होगा या फिर जिसको, ठीक है जी, हाँ है ना? बात समझ रहे हैं? तब इसका प्रयोग करेंगे जब इससे पहले हमें देखने को मिले एंटीसीडेंट कौन? नेम ऑफ अ पर्सन, और इसके बाद हमें क्या देखने को मिले? इसके बाद हमें देखने को मिले एक अलग सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट और उसकी अपनी वर्ब और उसका अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है ना भाई? बात समझ रहे हैं? अलग तरह का ही सब्जेक्ट देखने को मिल गया तो फिर अपन को सोचने की उसमें जरूरत ही नहीं पड़ने का है बेडू, ठीक है भाई? हाँ कि ना?
ये भी हमें बात समझ में आ गई। अब यहां से तीसरी बात हमें समझनी है, धीरे धीरे नियमों की ओर चलेंगे, हम बड़े प्यार से हम समझने का काम करेंगे, धीरे धीरे समझते चलेंगे। अब मेरे बच्चों एक बात हमें और समझ में आती है, अगर हु की बात करें चाहे हुम की बात करें, आप चाहे यहां पर हु की बात करें चाहे हुम की बात करें, अगर इनसे ठीक पहले एंटीसीडेंट हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखने को मिले, तो बाबू इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे या आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो इसके पीछे का भी एक प्यार भरा फर्क समझ लीजिएगा। हम इससे पहले ए एन का तब प्रयोग करेंगे जब हम बात कर रहे हैं कोई भी एक, बात समझ रहे हैं, यानी कि ये अपने आप में जनरल सेंस हो जाता है, ठीक है। और जब हम इसके साथ द का यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, तो ये अपने आप में एक खास हो जाता है, स्पेसिफिक वन हो जाता है। आप लोगों से ये बात थोड़ी कम समझ आई, मैं कहूंगा बेटा ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखो ध्यान से समझने का काम करेंगे। यहां हमने सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को आपस में जोड़ा। इन दोनों में हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा देखा था मेरे बच्चों, आप कहोगे सर जी ये बॉय अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये बॉय अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं। अब आप मुझे ये बताओ बेटा, यहां पर ए लिखा रहे या इसकी जगह हमें द लगाना पड़ेगा, बताओ बताओ बताओ। अब आप ये कहेंगे सर जी शिखा गाइड करेगी किसी भी उस लड़के को, ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, एनी बॉय। इसकी हिंदी अगर मैं कहूं तो कोई भी एक लड़का, कोई भी एक लड़के को वो गाइड करेगी जो यह काम करेगा। तो यहां तो ए अपने आप में सही है, ठीक है जी। यहां पर जिस लड़के ने तोड़ दिया है गाड़ी का शीशा, वो लड़का अपने आप में क्या होगा, आप कहेंगे सर वो लड़का कोई भी थोड़ी होगा, एक ही तो लड़का होगा, स्पेसिफिक वन। तो यहां हमें द लगाना पड़ेगा। डिफरेंस समझ आ गया बेटा, डिफरेंस समझ आ गया बेटा, हाँ कि ना। चलो इस नियम को इधर भी संभल के देखने का काम करें। टेनिसन एक पोइट था जिसको ब्रिटिश ने मान सम्मान दिया इस लिखने के लिए। अब इसको लिखने वाला, ये बेसिकली एक बहुत बड़ी पोयम थी भाई, अब इसको लिखने वाला ये पोइट तो स्पेसिफिक होगा, द लगा देंगे, खत्म होगी बात, ठीक है भाई, हाँ कि ना। चलो मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ये अपनी जगह समझ आ गई बातचीत, हाँ कि ना। चलो एक काम करते हैं, इसी नियम को लेकर एक दो सवाल और आपको समझाता हूं, मजे से सीखो बेटा, जल्दबाजी नहीं है। एक सवाल लिखा, फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है, और यहां पर हु का या हुम का प्रयोग करना है, ये भी आप लोगों को ही बताना है, ठीक है जी, ठीक है ना। ए या एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम तब यूज करते हैं जब हु हुम से पहले ये बताने का काम करता है जनरल। जनरल वन का मतलब कोई भी एक, जनरल वन का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी एक, ठीक है भाई। अगर यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हु या हुम के साथ जोड़ने का काम करेंगे तो ये बन जाएगा स्पेसिफिक वन, जो अपने आप में ही एक खास है। तो आप यहां पर कह रहे हैं सर मुझे कोई भी एक लड़का ऐसा चाहिए जो इस मशीन को चला सके, वो लड़का कोई भी हो चल जाएगा, बस ये मशीन को, इस लिखी हुई वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, क्यों, क्योंकि ये पर्सन है, कोई भी एक लड़का चाहिए, है ना, ये कोई भी एक चलेगा जो इस मशीन को चला दे, ठीक है ना। अब मुझे वो लड़का चाहिए जो लड़का स्पेसिफिक है जिसने ये काम किया, यहां पर इस वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस हमने लगाया, पर्सन को रिलेट कर रहा है इसीलिए हु को हमने चुना, लड़का तो वो स्पेसिफिक ही होगा ना जिसने इस काम को किया है, ठीक है भाई, हाँ कि ना, बात समझ गए भाई, ये भी अपने आप में बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब कोई बच्चा ये ना कहे कि सर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही नियम चलेगा क्या, अरे मेरे बच्चे ये तो हम सभी को पता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए एन थोड़ी आता है, ये तो अपने आप में पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगी ना, ये तो अपने आप में बिल्कुल पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगी, समझ गए भाई, ठीक है मेरे भाई, ओके, करेक्ट हो गया भाई। चलो मेरे भाई ये भी बात हमें खूबसूरत तरीके से समझ आ गई है भाई, इजी भाई, करेक्ट हो गया। अब मैं आपके सामने कुछ और सवाल को समझाने से पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा कॉन्सेप्ट ये कहता है कभी कभी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में हमें वर्ब काउंट करनी होती है, वर्ब वर्ब को काउंट करके सब्जेक्ट को ढूंढना है। ध्यान से एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से उसको समझोगे फिर ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। किरण विल कॉल हिम ब्लैंक, आई थिंक इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। इस लिखे हुए वाक्य में आप क्या फिल करेंगे जरा बताइए बाबू, इस लिखे हुए वाक्य में जरा आप बताओ क्या फिल करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, ये वाक्य बहुत बढ़िया तरीके से डैमेज करता है। अब आप इस लिखे हुए वाक्य में क्या करेंगे, वर्ब को काउंट करेंगे, वर्ब की काउंटिंग से आप सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। कैसे, ये हमारे पास थिंक एक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये रहा, खत्म हो गया। आगे यहाँ एक वर्ब फिर से हमें देखने को मिली, इसका सब्जेक्ट कहाँ है भाई, आप कहोगे सर जी इसका तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ हु होगा। अब यही हु सब्जेक्टिव केस, क्यों, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट यहाँ पर कौन लिखा है, पर्सन है। बात समझे भाई,
हाँ कि नहीं? अब इसी चीज को लेकर मैं अब नियम नंबर यानी कि ट्रिक नंबर 4 लिख रहा हूं। हम हु का यूज करते हैं जब इससे ठीक पहले हमें क्या देखने को मिलता है मेरे बेटा, इससे ठीक पहले हमें पर्सन देखने को मिलता है। ठीक है, ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस होता है, ये भी हमारे सामने हो गई बातचीत, है कि नहीं? अब मेरे बेटे इस लिखे हुए सेंटेंस के बाद हम लोगों को यहाँ पर एक सब्जेक्ट, इसके साथ एक वर्ब देखने को मिलती है, कोमा। ठीक है ना, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये लिखा हुआ। आगे हमारे सामने वर्ब देखने को मिलती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कुछ भी लिखा हो नहीं फर्क पड़ता, इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये लिखा हुआ हु। ठीक है, तो ये ट्रिक है किस बेस पे काम करती है, इस बेस पर काम करती है। तो ये 4 प्यारी प्यारी ट्रिक अभी आपके सामने मैंने लिखी हैं, इन चारों को आप लोग दिल पर लिख लेंगे। ठीक है भाई, यहां पर भी बात समझ में आई? कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के सामने यहाँ पर दे रहा हूँ, बनाइएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूँ बेटा, बनाएंगे फिर से। भाई अपने आंसर्स बना के दिखाओ फटाफट से। ब्लैंक आई थिंक विल होस्ट द सेरेमनी, इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये लिखा सब्जेक्ट है। यहाँ इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, आप कहोगे निश्चित है सर यही है, क्योंकि ये एक पर्सन है। अब पर्सन लिखा है तो हम यहाँ पर हु लिखेंगे। अब टीचर एक ऐसे स्टूडेंट को ढूंढ रही है जो सेरेमनी को होस्ट कर सके, तो इसका मतलब तो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होगा, एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो जनरल सेंस हो गया, इसलिए यहाँ ए हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। सवाल नंबर 2 पर आइएगा, सवाल नंबर 2 पर आइएगा। नेहा इज हेल्पिंग ब्लैंक ओल्ड मैन, एवरीवन सीज, हर कोई उसे देखता है जो चलने योग्य नहीं है। इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, एवरीवन। इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, नेचुरल है, यहां आएगा, क्योंकि यहां ओल्ड मैन अपने आप में पर्सन है, तो पर्सन को रिलेट करने के लिए हु या हुम से ही आना है। वर्ब की वजह से हम यहां सब्जेक्टिव केस लगा देंगे, खत्म होगी बात। अब ध्यान से देखना, वो बुजुर्ग आदमी तो वही है, एक ही है जो चल नहीं पा रहा था, हर कोई उसको देख भी रहा था, तो वो बुजुर्ग आदमी तो स्पेसिफिक हो गया, तो यहां हम दा लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये बताने का काम कर रहा है स्पेसिफिक वन। आई हैव नेबर नोबडी लेंड्स मनी, लेंड्स का मतलब होता है उधार देना, है ना। यहां पर हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट, इसकी वर्ब, इसका अपना ऑब्जेक्ट, इसी की वजह से हुम हमने लगा दिया, ऑब्जेक्टिव केस है। यहां पर पर्सन है, इसी की वजह से तो हम लोग हु या हुम का चुनाव करेंगे। अब पड़ोसी ऐसा है जिसको कोई पैसा नहीं दे रहा, तो पड़ोसी तो स्पेसिफिक ही हो गया, कोई भी थोड़ी बात कही जा रही है, स्पेसिफिक हो गया भाई। ठीक है मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के आंसर को वेरीफाई मैं कर लेता हूं। ये पर्सन है, ये वर्ब है, हु फिट हो गया। यहां पर ये पर्सन है, ये वर्ब है, हु फिट हो गया। क्या इन दोनों वाक्यों में कोई डिफरेंस आपको समझ आ रहा है? क्या इन दोनों वाक्यों में आप लोगों को कोई डिफरेंस, मीनिंग में कोई डिफरेंस समझ आ रहा है मेरे भाई? बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में के मीनिंग में क्या कोई फर्क समझ आ रहा है? बताओ बताओ। तो आप कहोगे सर इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क समझ आ रहा है? सर जी यहां पर रो कौन रहा था, आप कहोगे सर ये सारा का सारा कोमल के लिए यूज हुआ है। यहां पर रो कौन रहा था, आप कहोगे सर ये सारा का सारा राधा के लिए यूज हो रहा है। तो यहां हमें सबसे पहली बात समझ में आई, क्या चीज, कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज जो होता है ना, रिलेटिव क्लॉज एंटीसीडेंट यानी कि अपने पूर्व पद के लिए एक एडजेक्टिव क्लॉज का काम करता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज का काम करता है। इसे आप अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं, अ रिलेटिव क्लॉज इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, अ रिलेटिव क्लॉज इज एन एडजेक्टिव क्लॉज फॉर द एंटीसीडेंट विद विच इट इज यूज्ड, जिसके साथ ये यूज हो जाता है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आप यहां पर एक और पॉइंट बना सकते हैं। पॉइंट क्या है मेरे भाइयों, यहां पर एक और पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज उस नाउन या प्रोनाउन के साथ लिखा जाए, के साथ जिसे वह क्वालिफाई करता है, उसी के साथ लिखा जाए जिसे वो क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने का मतलब होता है जिसकी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है। भाई इस लिखे हुए वाक्य में, छठे वाक्य में क्या हुआ हमारे सामने, आप कहोगे सर रोने का काम कौन कर रहा है, आप कहेंगे सर जी रोने का काम कोमल कर रही है। कोमल जो रो रही थी, देखा उसने राधा को। दूसरे वाक्य में कोमल ने राधा को देखा जो रो रही थी, यहां रोने का काम कौन कर रहा है, राधा। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से और अच्छे बेहतर तरीके से समझ गए भाई? आप कहोगे सर कायदे से तो है ये नाउन ही, कायदे से है तो ये नाउन ही, ये अपने आप में नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव क्लॉज बन गया ना, ये नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव क्लॉज बन गया ना, बोलो हाँ। मुझे लगता है आज की बातों को यहां तक पहले अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो मेरे बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छी गहरी बातें आज आप लोगों ने पढ़ना शुरू की है मेरे साथ, तो पहले यहां तक आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो। अगली क्लास में हम आपके साथ मिलकर प्रोनाउन को कंप्लीट कर देंगे मेरे भाइयों।